ये कहानी है मुरली नाम के एक किसान की, जो अपनी पत्नी ललिता के साथ सुंदरपुर गांव में रहता था। मुरली की पत्नी ललिता बहुत ही बड़बोले स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात छिपती नहीं थी। इसी बात से मुरली भी बहुत परेशान रहता था, इसलिए वो ललिता के सामने कोई भी बात नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन मुरली खेतों में काम कर रहा था, तभी अरे मिट्टी में ये क्या चमक रहा है? ये तो सोने का घड़ा दिखाई पड़ता है। अरे हाँ, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। ये घड़ा तो बहुत भारी है। मुझे इसे उठाने के लिए ललिता की जरूरत पड़ेगी। उसे जल्दी से बुला लाता हूं। पर नहीं, ललिता को इस सोने के घड़े के बारे में कुछ भी बताया तो उसके पेट में तो कोई बात पचती नहीं। वो इस बात को आग की तरह पूरे गांव में फैला देगी। तुम्हें पता है मधु, अब तो हम जल्दी ही अमीर होने वाले हैं। क्यों? तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तेरे पति के हाथ कोई खजाना लग गया हो। अरे बिल्कुल सही पहचाना। कल मेरे पति को खेत की जमीन में से सोने का घड़ा मिला, वो भी सोने के सिक्कों से भरा हुआ। क्या? सोने के सिक्कों से भरा सोने का घड़ा? राधा इधर आ, ललिता क्या कह रही है सुन तो। सचमुच ललिता, तुम्हारे पति को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है? तो मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? आओ मैं तुम सबको दिखाती हूँ, तभी तुम्हें यकीन होगा। ये देखो, ये वही सोने का घड़ा है, और वो भी सोने के सिक्कों से भरा हुआ। क्या मुरली को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है? हाँ भैया, मैंने खुद देखा। ललिता भाभी गांव की सारी औरतों को वो घड़ा दिखाकर यही बोल रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? ये भीड़ क्यों लगा रखी है? जी वो मुरली को खेत की मिट्टी में एक सोने का घड़ा मिला है, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। क्या? ये बात तो महाराज को बतानी पड़ेगी। सोने के सिक्कों से भरा सोने का घड़ा? क्यों मुरली, हमारे सिपाही जो कह रहे हैं क्या वो सच है? जी महाराज। तो इस हिसाब से तो तुम्हारे खेत की जमीन हमारे राज्य की संपत्ति है, और उस जमीन से प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु पर हमारा हक है। अब ये घड़ा और सोने के सिक्के हमारे हैं। सिपाहियों, ये घड़ा मुरली से छीन लो। नहीं, ये कभी नहीं होगा। मैं मालती से ये बात राज ही रखूंगा। मुझे कोई युक्ति सोचनी होगी। अभी इस घड़े को वापस मिट्टी में ही दबा जाता हूँ। मुरली घड़े को वापस मिट्टी में दबाकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? थोड़ी देर पहले तो बोले बहुत भूख लगी है। लगी थी पर अब नहीं लग रही। कोई बात है तो मुझसे कहो। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुरली घर से सीधा बाजार की ओर जाता है और वहाँ एक दुकान से मछलियाँ खरीदता है और एक दुकान से लाल रंग से भरा एक डिब्बा, और वापस खेत में आ जाता है। अब जल्दी से इन मछलियों को खेत में फैला देता हूँ और ये लाल रंग भी मछलियों के आसपास छिड़क देता हूँ। बस अब ये युक्ति काम कर जाए। मुरली घर आकर चुपचाप सो जाता है। कुछ देर बाद जब ललिता गहरी नींद में सो जाती है, मुरली अचानक से उठ बैठता है और ललिता को जगाने लगता है। ललिता, ओ ललिता, उठो तो, जल्दी उठो। क्या है, सोने भी नहीं देते? अरे उठो तो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या जरूरी बात? बताओ। मैंने एक सपना देखा। हमारे खेत में मछलियों की बारिश हुई है, और उन्हीं मछलियों के साथ लाल रंग के चमत्कारी पानी से भरा हुआ मटका भी आया है। चलो ना ललिता, हमें अपने खेत पर चलकर देखना चाहिए। इतनी रात में खेत पर क्या करेंगे जाकर? अरे सपने तो रोज ही आते रहते हैं। पर ये कोई ऐसा वैसा सपना नहीं है, ये सपना बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, रुको, चलो चलती हूँ। मुरली ललिता को लेकर खेत पर पहुँचता है। खेत का नजारा देखकर ललिता चौंक जाती है। देखा, मैंने कहता था कि मैंने सपना देखा है। देखो, यहाँ तो मछलियों की बारिश हुई है। ये तो सच में चमत्कार हो गया। मछलियों के आसपास लाल रंग के छींटे देखकर ललिता विश्वास कर लेती है और कपड़े से ढके घड़े के पास जाने लगती है। तभी मुरली ललिता से कहता है, ललिता, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से इस घड़े को घर ले चलना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो, चलो दोनों मिलकर इस घड़े को उठाते हैं। मुरली ललिता के साथ मिलकर उस घड़े को घर ले आता है। क्या हम इस घड़े को अभी खोलकर देखें? ललिता, दीवारों के भी कान होते हैं। एक काम करो, अभी सो जाते हैं। सुबह उठकर फिर आराम से तुम इसे देख लेना। किसी ने अभी हमें देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी। शायद तुम सही कह रहे हो, और वैसे भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। लगता है सो गई। अब जल्दी से इस घड़े को घर के आंगन में मिट्टी में दबा देता हूँ। मुरली घड़े को मिट्टी में दबाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ललिता सोकर उठती है, सुनो जी, वो घड़ा कहाँ है जिसमें चमत्कारी लाल पानी था? घड़ा? चमत्कारी लाल पानी वाला? तुम किस घड़े की बात कर रही हो? कौन सा घड़ा?
अरे वही घड़ा जो रात को हम खेत से लाए थे। तुम ही तो मुझे लेकर गए थे। कल रात हमारे खेत पर मछलियों की बारिश हुई थी ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ललिता, लगता है तुमने कोई सपना देखा है। भला मछलियों की बारिश भी होती है? कल रात को ही तो हम वो घड़ा लेकर आए थे, तुम क्यों भूल रहे हो? तुमने और मैंने ही तो मिलकर उस घड़े को उठाया था। हमारे खेत में ही तो कल रात चमत्कारी लाल पानी वाला घड़ा मिला था। ललिता की आवाज को सुनकर आसपास के कुछ गांव वाले उनके पास आ जाते हैं। क्या हुआ मुरली, तुम्हें खेत से कोई घड़ा मिला है? क्या घड़ा ललिता भाभी, किस घड़े की बात कर रही है? कोई खजाना तो हाथ नहीं लग गया मुरली तुझे? अरे हमें बता भी देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, हम तो तेरे अपने ही हैं। अरे ये ललिता तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है भैया, आप सब लोग नहीं जानते, कल रात हमारे खेत पर बारिश हुई थी। बारिश? पर कल रात को तो कोई बारिश नहीं हुई। भैया ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, ये बारिश सिर्फ हमारे खेत पर हुई थी। कल रात हमारे खेत पर मछलियों की बारिश हुई थी। मछलियों की बारिश? कैसी बात कर रही हो ललिता भाभी, भला ऐसा भी कभी होता है? ललिता भाभी ने सचमुच कोई सपना देख लिया है और अभी तक सपने से बाहर नहीं निकली है। हमारा भी समय फिजूल में खराब कर दिया। चलो भाइयों, चलो अपने अपने काम पे चलते हैं। हाँ ललिता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुमने कोई सपना देखा है। अब सपने से बाहर आओ और जाकर मेरे लिए एक प्याली चाय की बना दो। तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, मुझे खेत पर काम है, मुझे खेत पर भी जाना है। क्या मैंने सचमुच कोई सपना ही देखा था? सपना ही होगा। किसी ने सच ही कहा है, राज की बात राज ही रहने दो। अगर वो राज खुल गया तो उस राज को खबर बनते देर नहीं लगती। एक गांव में रामनाथ और प्रकाश नाम के दो चचेरे भाई रहते थे। रामनाथ के पास एक बंजर जमीन थी, इसलिए उस पर कोई भी फसल नहीं उग पाती थी। रामनाथ के लिए वो बंजर जमीन बेकार थी। एक दिन रामनाथ का एक मित्र गणपत, जो शहर में रहता था, उसे मिलने आया। और भाई रामनाथ, क्या हाल चाल है? क्या हाल होने हैं, वही इस बंजर जमीन पर थोड़ी बहुत खेती के बारे में सोच रहा हूँ। अरे रामनाथ, तू भी क्या इस बंजर जमीन पर फसल उगाने की कोशिश में लगा रहता है? मेरे साथ शहर चल, वहां बहुत काम और पैसा है। तू एक बार चलकर तो देख, शहर जाकर तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। कह तो ये सही रहा है, यहाँ कब तक इस बंजर जमीन पर ख्याली पुलाव पकाता रहूंगा। एक बार शहर जाऊं तो शायद मेरी किस्मत पलट जाए और मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं। गणपत, कहे तो तू ठीक रहा है, यहाँ गांव में इस बंजर जमीन के सिवा कुछ रखा भी तो नहीं है और इस जमीन को कोई खरीदता भी नहीं है। तभी वहां से रामनाथ का चचेरा भाई प्रकाश गुजर रहा था। उसे देखकर रामनाथ के दिमाग में एक बात आई। रामनाथ ने प्रकाश को आवाज लगाई। प्रकाश भाई, मैं एक दुविधा में हूँ, इसे तो तुम जानते ही हो। ये मेरा शहर में रहने वाला दोस्त श्याम है। इसकी इच्छा है कि मैं यहाँ पर ना रहकर शहर में काम करूं। तुम जानते ही हो, मेरे पास इस बंजर जमीन के टुकड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं तो शहर जा रहा हूँ। मेरी ये जमीन अब मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसे कोई खरीदने को भी राजी नहीं है। इसलिए मेरे लिए तो ये जमीन बेकार है। ये तुम्हारे किसी काम आए तो तुम देख लो। ठीक है रामनाथ भाई, तुम मेरे चचेरे भाई हो, इसलिए मैं जमीन को भेंट स्वरूप रख लेता हूँ। प्रकाश को जमीन देकर रामनाथ शहर चला जाता है। प्रकाश एक मेहनती इंसान था। प्रकाश के पास अपने खेत नहीं थे। वो गांव में ही मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाता था। इसलिए उसकी पत्नी सरोज ने उससे कहा, सुनो जी, रामनाथ भैया तो शहर में बस गए हैं, वो जमीन आपको देकर गए हैं। क्यों ना उस जमीन पर थोड़ी खेती करके देख लो, क्या पता फसल उगाए, फिर तुम्हें इधर उधर मेहनत मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कह तो तुम ठीक ही रही हो सरोज, मैं कल ही खेत पर जाता हूँ और साफ सफाई करता हूँ। बाकी हमारी किस्मत है, अगर थोड़ी बहुत खेती हो गई तो बेचकर गुजारा कर लेंगे। प्रकाश ने उस बंजर जमीन पर साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। उसने खेत पर चावल की फसल बो दी। कई दिनों तक वो लगातार उस जमीन पर फसल उगाने के लिए मेहनत करता रहा। उसकी जी तोड़ मेहनत आखिर एक दिन रंग लाई और खेत में चावल की फसल लहराने लगी। प्रकाश अपनी मेहनत से बहुत खुश था और वो सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी बस फसल काटकर अच्छे दामों में बेच देगा। पर एक दिन अचानक रामनाथ शहर से वापस आ जाता है। अरे रामनाथ भाई, आप कब आए? बस आज सुबह ही वापस आया हूँ। वो शहर में बात कुछ जमी नहीं, इसलिए अपने गांव वापस लौट आया। और मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरी बंजर जमीन पर तो चावल की फसल लहरा रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ?
शायद मेरी किस्मत तभी मुझे गांव वापस ले आई, क्योंकि मेरी जमीन मेरा इंतजार कर रही थी। चलो अच्छा है, अब ये चावल की फसल अच्छे दामों में बिक जाए तो मेरा कुछ फायदा हो। भैया आप ये क्या कह रहे हो? ये फसल मेरी है, इसे मैंने अपनी मेहनत से उगाया है, और आपके लिए तो ये खेत बेकार था जब आप इसे मुझे देकर गए थे। उसके बाद मैंने इस खेत की उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाने में दिन रात पसीना बहाया है। अब आप पकी पकाई रोटी खाने आ गए। ये तो गलत बात है रामनाथ भैया, मैंने चावल की फसल को उगाने में अपनी जमा पूंजी भी लगा दी। प्रकाश अपनी परेशानी लेकर पंचायत में जाता है। दोनों अपना अपना पक्ष पंचायत के सामने रखते हैं। रामनाथ, देखो तुम अपने खेत को बेकार समझकर प्रकाश को खुद ही दे गए थे। तुम्हें शहर जाने की बहुत जल्दी थी, है? या तो उस वक्त उस खेत को तुम प्रकाश को ना देकर जाते तो बात सही थी, पर तुमने उसे कहा कि तुम इस जमीन को हमेशा के लिए रख लो। अब उस बंजर खेत पर प्रकाश ने अपनी मेहनत और लगन से फसल उगाई, और उसकी मेहनत की वजह से ही तुम्हारी ये बंजर जमीन एक हरे भरे खेत का रूप ले पाई है। इसलिए अब से इस खेत का असली हकदार प्रकाश ही है। प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पंचायत ने सही फैसला लेकर गरीब प्रकाश को उसका हक दिलवा दिया। पर रामनाथ गुस्से में आ गया। इस प्रकाश को तो मैं देख लूंगा, अगर ये खेत और फसल मेरी नहीं हुई तो मैं इसकी भी नहीं होने दूंगा। इस पूरे खेत को उजाड़ दो, सारी फसल बर्बाद कर दो। इस तरह खेत को बर्बाद करना कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी फसल ना उग पाए। रामनाथ कुछ गुंडों को पैसा खिलाकर प्रकाश की मेहनत से तैयार की हुई चावल की खेती बर्बाद करवा देता है। अगले दिन जब प्रकाश खेत पर पहुंचता है, वह खेत को उजड़ा हुआ और बर्बाद देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी सारी मेहनत खराब हो गई थी। देखा मैं क्या कर सकता हूँ, सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और ये बात मुझे तुझे समझानी थी। अब इस खेत पर कोई और फसल उगने से रही, जितनी मर्जी कोशिश कर ले तो इस चावल के खेत में अब कोई फसल नहीं उगा पाएगा। अब इस खेत को अपने पास ही रख और इस पर रोजाना टहला कर, इसी काम का रह गया है ये खेत। रामनाथ अपनी मनमानी करके और बेचारे प्रकाश के खेत का नुकसान करके हंसता हुआ वहां से चला जाता है। प्रकाश की सारी मेहनत खराब हो चुकी थी और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो कुछ देर वहीं खेत पर बैठ जाता है। तभी अरे, खेत के पानी में ये छोटी सी मछली कैसे आ गई? शायद मिट्टी के साथ पानी में बहती हुई आ गई होगी। इस पर थोड़ा पानी डाल देता हूँ, जिंदा रहेगी। प्रकाश उस मछली पर पानी डाल देता है। मछली उस खेत में तैरने लगती है। तभी प्रकाश को एक तरकीब सूझती है। अगर मैं इस चावल के खेत पर मछली पालन करूं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी घर जाकर सरोज से इस बारे में बात करता हूँ। रामनाथ भैया ने इतना गलत किया है, हमें उनसे बचकर रहने की जरूरत है। तुमने जो मछली पालन का विचार सोचा है वो बहुत ही अच्छा है, पर पहले हमें मुखिया जी को सारी बात बतानी होगी, ताकि वो रामनाथ भैया के साथ सख्ती से पेश आएं और रामनाथ भैया दोबारा हमारे खेत को खराब करने की हिम्मत ना कर सके। रामनाथ, मुझे प्रकाश ने सब बता दिया है। अगर तुमने उसके खेत को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें इस गांव से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ प्रकाश, तुम अपने चावल के खेत में मछली पालन का काम शुरू करो, अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। प्रकाश खुशी खुशी मछली पालन का काम शुरू कर देता है। अब रामनाथ भी उसे तंग नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था यदि उसने जरा सी भी कोई गलती की तो पंचायत के फैसले पर उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।